जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा CSE 2022 वाला डिस्कशन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 ये यूपीएससी ने ड्रॉप किया था। ओके, इसके पीछे का रीज़न हमें पता नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेट आर जनरली, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेट आर जनरली नोन फॉर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब देखिए यहाँ पे जो आंसर कीज आई थी ना बहुत सारी, तो यहाँ पे सबने कहा था कि ओनली 3 स्टेट है, किसी ने कहा था ओनली 2 स्टेट है, किसी ने कहा कि ऑल 4 स्टेट है। बट जब मैंने रियल एग्जाम टाइम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जनरली नोन, ठीक है, जनरली नोन फॉर, ठीक है। तो मैंने आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा चारों स्टेट यहाँ पे मार्क करे थे, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टॉप 3 स्टेट या फिर इस तरीके से कुछ नहीं पूछा गया था, ठीक है। अब बाकी भी स्टेट है, जैसे कि देखिए आसाम में यहाँ पे टी कल्टिवेशन किया जाता है, वेस्ट बंगाल में किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है, कर्नाटक में किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, उत्तराखंड में किया जाता है। ओके, तो इन सारी जगह पे जो है यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है। तो बस इतना याद रखिए। और टी से रिलेटेड देखिए इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, देखिए यहाँ पे डीप फर्टाइल सॉइल इसके लिए चाहिए हमें, वेल ड्रेन डीप फर्टाइल सॉइल यहाँ पे हमें चाहिए टी प्रोडक्शन के लिए। तो इतनी ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे देखिए थर्ड से पढ़ते हैं। ब्रिकवर्क्स रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है। द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज ICRA इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन इंडिया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज रेगुलेटेड बाय RBI। देखिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज रेगुलेटेड बाय RBI। यहाँ पे देखिए दोस्तों इंस्टीट्यूशन यूपीएससी ने चेंज कर दिया, इट इज़ नॉट RBI, ये सेबी है जो कि इसे रेगुलेट करता है। ओके, और ये जो रेटिंग एजेंसी जो है ICRA, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है इसके शेयर, ठीक है। एंड ब्रिकवर्क रेटिंग जो है इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, करेक्ट है, और ये अंडर सेबी के सुपरविजन ये काम करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे RBI को सेबी से जो है स्वैप कर दिया है, ठीक है। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्टॉक, शेयर मार्केट, ठीक है, कॉर्पोरेट से रिलेटेड जो चीज़ें सेबी करता है। तो यहाँ पे ये वाला ट्रैप याद रखिए कि RBI जो है यहाँ पे इस तरीके से स्वैप कर दिया गया था। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 2 और 3। बाकी बस इतनी चीज़ें थी जो कि हमारे काम की है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है, ठीक है, 3 स्टेटमेंट है। ऑप्शन देखिए थर्ड, BBB हेल्प्स, देखिए वर्ड देखिए हेल्प करता है, हेल्प्स पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल रेजिंग कंपनी। देखिए हेल्प्स वर्ड अगर आता है तो ये मॉडरेटली देखिए एम, इसका ऑब्जेक्टिव डिनोट कर रहा है। BBB रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये स्टेटमेंट जो है डायरेक्टली 2019 के CSE प्रीलिम से आया है। ये आपको जब हम 2019 वाला पेपर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट देखिए गवर्नर ऑफ RBI इज द चेयरमैन ऑफ BBB। ये देखिए दोस्तों ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है। गवर्नर ऑफ RBI यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन RBI गवर्नर नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा हमारा 2 और 3, ठीक है। आंसर इज 2 और 3। तो बस ये चीज़ें हमें याद रखनी थी बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कन्वर्टिबल बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देखिए, अब देखिए कन्वर्टिबल है मतलब बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी, मतलब देखिए कन्वर्टिबल बॉन्ड है, अफोर्ड्स बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टिबल बॉन्ड पे लोअर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना डिटेल में कन्वर्टिबल बॉन्ड के बारे में हमें पता होना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतना डिटेल में किसी ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होते हैं, तो देखिए दोस्तों ये देखिए कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी जो होती है, ठीक है, जो कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी जो लोन होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं, वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट हो सकते हैं यहाँ पे इक्विटी में या फिर शेयर्स में। मतलब अगर मेरे ऊपर 1 करोड़ का लोन है मेरी कंपनी के ऊपर, तो मैं मेरे शेयर्स में उसे कन्वर्ट कर सकता हूँ और डाइल्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी कन्वर्ट करी जाती है यहाँ पे स्टॉक या इक्विटी में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब ये कन्वर्ट का हमारे पास ऑप्शन है तो यहाँ पे लोअर इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, ऐसा कह रहा है। अब देखिए अगर कोई चीज़ हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑफर करी जा रही है तो उसका कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे जो है इन टर्म्स ऑफ मनी वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें देना ही पड़ेगा ज़्यादा। तो वही चीज़ है, देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स मे पे लोअर इंटरेस्ट रेट। तो इससे क्या होता है, देखिए बॉन्ड जो होता है ना वो एक तरीके से लोन होता है, ठीक है, जो होता है एक तरीके से लोन होता है और इस लोन पे देखिए हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। बट जो इक्विटी होता है ना दोस्तों, इक्विटी
यहाँ पे अगर प्रॉफिट होता है तो ही ओनर को जो है यहाँ पे पैसा मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो है बॉन्ड के कंटेक्स्ट में आपको प्रॉफिट हो लॉस हो आपको यहाँ पे पैसा देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट का। बट शेयर्स में क्या होता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो आपका प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ तो आपका लॉस, क्योंकि आप यहाँ पे ओनर बन जाते हो। तो वही चीज़ है कन्वर्टिबल बॉन्ड में, अगर आप बॉन्ड टू इक्विटी या फिर इक्विटी टू बॉन्ड यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हो तो आपको लोअर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन होता है जो कि एडजस्ट कर दिया जाता है हमारे इन्फ्लेशन के साथ, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। तो देखिए कन्वर्टिबल बॉन्ड के बारे में ये 2 स्टेटमेंट हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए, और यहाँ पे आंसर है हमारा बोथ 1 और 2। इसे थोड़ा टफ में क्वेश्चन कहूँगा, तो बस यही चीज़ें थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। बाकी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। इंडिया इज़ मेंबर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए IR वाले मास्टर वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मैंने बताया भी था कि जब भी हम कोई इंस्टीट्यूशन पढ़े तो हमें यहाँ पे पता रखना है कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है। और ये जितने भी ऑप्शन है ना दोस्तों, ये सारे PYQs में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। ये देखिए ये सारे के सारे PYQs में बहुत बारी जो है यहाँ पे रिपीट हो चुके हैं। और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो देखिए SCO, MTCR एंड एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन तीनों का इंडिया मेंबर है दोस्तों, इन तीनों का इंडिया मेंबर है। अब इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखते हैं जो कि हमें जो है हेल्प करेगी हमारे अगले अटेम्प्ट में जब भी हम प्रीलिम्स देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए शंघाई ये जो शहर है ये हमारे चाइना का शहर है, ठीक है। इसमें देखिए 8 हमारे मेंबर कंट्रीज़ है। अब 8 मेंबर कंट्रीज़ कौन सी है, तो इन्हें हम पेयर में याद रखते हैं। देखिए कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, कज़ाकिस्तान किर्गिस्तान, ये सेंट्रल एशिया वाले हो गए। फिर देखिए रशिया, चाइना एंड उज़्बेकिस्तान, देखिए उज़्बेकिस्तान भी सेंट्रल एशिया वाला है, ठीक है। उज़्बेकिस्तान के पास यहाँ पे देखिए ताजिकिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान। फिर देखिए इंडिया और पाकिस्तान, ऐसे पेयर में याद रखिए। और फिर देखिए यहाँ पे ईरान है, ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे ईरान है। और यहाँ पे ध्यान रखने लायक बात है दोस्तों, जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, ठीक है, देखिए कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इनमें से बस एक कंट्री यहाँ पे नहीं है, वो याद रखिए, तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है। तो UPSC इसी को देगा कि बोलेगा कि तुर्कमेनिस्तान इज़ द पार्ट ऑफ SCO, ऐसे करके ऑप्शन बना सकता है। SCO देखिए 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, ये 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था। और यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान हो गया, बेलारूस, मंगोलिया, ये सब जो है इसके ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर के ऊपर हमें ज़्यादा जो है ध्यान यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। तो ये 8 कंट्रीज़, थोड़ा सा ओवरव्यू आइडिया रखिए आप यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे MTCR क्या है। MTCR देखिए दोस्तों ये 1987 में बना था, G7 कंट्रीज़ ने मिलकर इसे बनाया था, ठीक है। ये देखिए एक वॉलेंट्री ग्रुप है दोस्तों, वॉलेंट्री ग्रुप है जहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, जिनमें देखिए आप 500 किलो से ज़्यादा वेट वाली मिसाइल और 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली जो है न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइल आप यहाँ पे नहीं बना सकते अंडर MTCR कंट्रोल। तो इतना याद रखिए, 500 kg और 300 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2016 में बना था AIIB, ठीक है, ये बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। और इसका अगर हम फंडिंग वाला पैटर्न देखें या फिर जो शेयर है, तो यहाँ पे देखिए चाइना का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंडिया का है। तो सेकंड नंबर पे इंडिया है, इतना याद रखिए, इंडिया इज़ नॉट अ टॉप मोस्ट, ठीक है, चाइना सबसे आगे है और इंडिया इसके बाद है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन तीनों के बारे में जो है सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखी। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन, 5 स्टेटमेंट है। जैसा ही ऐसा क्वेश्चन देखिए मुस्कुराने है, क्योंकि ये बहुत ईजी है। सबसे पहले 5 स्टेटमेंट है, पाँचों के पास तो सही नहीं होंगे। नीचे देखते हैं, 5 में से एटमैक्स 3 सही है और एटलीस्ट 2 सही है, मतलब यहाँ पे या तो 2 गलत ही है, 2 तो यहाँ पे गलत है और एटमैक्स 3 गलत है। चलिए अब देखते हैं, 5th से पढ़ना चालू करते हैं। अब देखिए पाँचों में सबसे गलत ढूंढना है और सबसे सही कौन सा लग रहा है ये ढूंढना है। वियतनाम हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। देखिए मोस्ट प्रोडक्टिव एक्सट्रीम वर्ड है। फॉर लॉन्ग टाइम वियतनाम्स लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स। Vietnam's economic growth is linked to its integration with global supply chain and focus on exports. Vietnam is led by multi-party political system. मुझे नहीं पता क्या है। Vietnam has been one of the fastest growing economies in the world in the recent year. देखिए अब यहाँ पे मास्टर वीडियो सेशंस में जितने वर्ड्स, जो भी कीवर्ड्स मैंने आपको बताए थे, सब अप्लाई करिए और सोचिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है और सबसे ज़्यादा गलत कौन सा लग रहा है। तो आई होप आपने यहाँ पे सोच लिया होगा। देखिए यहाँ पे ये वर्ड देखिए, वन ऑफ द, यहाँ पे बोला कि ये एक है, ऐसा कि सब में से एक है। वियतनाम हैज़ बीन
वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स। ठीक है, तो ये सही होने के चांसेस मुझे सबसे ज़्यादा लग रहे हैं। फिर मैंने ऑप्शन देखा तो वन कहाँ पे है, वन देखिए बस दो जगह पे है, ये दो तो उड़ गए, बचा क्या देखिए 1 3 4 एंड 1 2। अब देखिए अब खेल है, 1 1 तो कॉमन है, अब देखिए 3 4 एंड 2 में से मुझे देखना है, 5 तो यहाँ पे अपने आप ही हट गया। अब कैसे हट गया देखिए, वियतनाम हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन इंडो पैसिफिक। अब इंडो पैसिफिक कितना बड़ा एरिया है, इसमें देखिए सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, जापान है, और ई सर्विस सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो कंट्रीज़ है सिंगापुर, साउथ कोरिया, ये पहले ही इनमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे वियतनाम नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सिंगापुर है, और ये स्टेटमेंट वैसे भी हमने हटा ही दिया है। अब देखिए बचा 3 4 एंड 2 में देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2 क्या कह रहा है कि इट हैज़ मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, और 3 एंड 4 क्या कह रहा है देखिए, 3 एंड 4 क्या कह रहा है कि वियतनाम की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है लिंक हुई है उसकी इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन। प्लेन स्टेटमेंट कह रहा है कि हाँ वियतनाम अगर ग्रो किया है, अब देखिए अगर ये ग्रो किया है तो ये इसके रीजंस बता रहे हैं ये दोनों स्टेटमेंट। फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम्स लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, ये इसके रीजंस बता रहे हैं। अब देखिए अगर हम इसे सही मान रहे हैं तो ये इसके रीजंस बता रहे हैं, तो इसे हमें सही मानना ही पड़ेगा। तो हम नेचुरली यहाँ पे 1 3 एंड 4 के साथ ही जाएंगे। और अगर सेकंड में देखोगे भी तो मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम को यहाँ पे सिंगल पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम भी हो सकता है, तो स्वैप भी करा जा सकता है। तो यहाँ पे यही चीज़ हुई है, मल्टी पार्टी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो है वन पार्टी कम्युनिस्ट सरकार चलती है। तो ये हमारा गलत है, बाकी 1 3 4 यहाँ पे सही है। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, यहाँ पे हार नहीं माननी है इस क्वेश्चन को देख के। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते तो आंसर तक पहुँच जाते। यही चीज़ यूपीएससी का एग्जामिनर आपका देखना चाहता है। रियल एग्जाम कंडीशन में आप पैनिक करते हो या क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व करते हो अपने रिस्क के साथ और यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ। आगे देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स द प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। कौन कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को? 23 में इतने क्वेश्चन देखे इन्फ्लेशन वाले, 22 में देखे, और हम सबको पता है कि प्राइस स्टेबिलिटी कौन देखता है? आरबीआई थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये 2017 में प्री में आ चुका है। देखिए इसके जो चेयरमैन होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, इतना याद रखिए। ये जो कंट्री के जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रूडेंशियल है इसे स्टेबलाइज करने के लिए काम करते हैं, एफएसडीसी। फिर देखिए एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन क्या है दोस्तों? तो ये एक्सपेंडिचर जो होता है हमारे सरकार का, इसमें रिफॉर्म लाने की बात करता है, कैसे हमें फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है इसकी बात करता है। ठीक है, और ये 2014 में इस्टेब्लिश करा था एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन अंडर विमल जालान कमेटी। तो ये नोट डाउन करके रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे नोट डाउन कर ली होगी। और प्राइस स्टेबिलिटी कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए नॉन फंजिबल टोकन के बारे में। ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब देखिए फंजिबल होना मतलब क्या? फंजिबल होना मतलब क्या? अगर मेरे पास 100 रुपये का नोट है तो उसे मैं 1 1 रुपये के 100 कॉइन बना सकता हूँ, 20 20 रुपये की 5 नोट्स बना सकता हूँ यहाँ पे जो नोट है, और 50 की 2 नोट बना सकता हूँ, मतलब वो फंजिबल है। ठीक है, नॉन फंजिबल यानी कि वो ऐसे टूट नहीं सकता। ठीक है, मतलब 100 रुपये अगर मैं ऐसे डिवाइड नहीं कर पाऊंगा तो वो नॉन फंजिबल हो जाएगा। इतना सिंपल आप समझिए। अब देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट देखिए आप, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी देयरफॉर कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। नहीं, ये तो डेफिनेशन हो गई फंजिबल चीज़ों की, और हमें तो ऊपर नॉन फंजिबल पूछा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा गलत। और जैसे ये गलत हुआ आंसर क्या आ गया? 1 एंड 3। अब देखिए नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं? तो ये देखिए इट एनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, जैसे कि पेंटिंग हो गया, फोटो हो गया, इसका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन या डिजिटल ओनरशिप हमें मिलेगी। और देखिए यहाँ पे यूनिक कार्टोग्राफिक टोकन होंगे जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर, देखिए ब्लॉकचेन के ऊपर कितने सारे ऑप्शंस बनते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे 1 एंड 2 हमारा सही है, थर्ड हमारा गलत है। क्यों? तो मैंने बता दिया फंजिबल नॉन फंजिबल का डिफरेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 रिजर्वायर्स एंड स्टेट। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो मैथोन है रिजर्वायर, ये छत्तीसगढ़ में है, और कौन से रिवर पे है? याद रखिए बराकर रिवर के ऊपर है ये, बराकर रिवर। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों? नॉट करेक्टली मैच। देखिए अभी मैंने भी इसे ओवरलुक कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये गलती हो जाती है एग्जाम में। देखिए ये क्वेश्चन क्या है? नॉट करेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे। अब नॉट करेक्ट कौन सा? देखिए मैथुन छत्तीसगढ़ में नहीं, ये झारखंड में है, मतलब ये नॉट करेक्ट हो गया। इंदिरा सागर देखिए आंध्र प्रदेश में नहीं, ये एमपी में है, मतलब ये गलत हो गया। गांधी सागर देखिए मध्य प्रदेश में है, ये हमारा एकदम करेक्ट है, चंबल रिवर के ऊपर है गांधी सागर।
और घाट प्रभा देखिए दोस्तों, ये तेलंगाना में नहीं है, ये कर्नाटका में। और कौन से रिवर पे है? कृष्णा रिवर के ऊपर है, ठीक है। मैथुन हमने देख लिया, ये कौन से रिवर के ऊपर है? ये बराकर रिवर के ऊपर है। इंदिरा सागर कौन से रिवर पे है? नर्मदा रिवर के ऊपर है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको वैल्यू एडिशन में इसके स्टेट और रिवर दोनों बता दिए हैं। और यहाँ पे हमें क्या पूछा है? गलत पूछा है। तो गलत कितने हैं? फर्स्ट गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ओनली 3 पेयर इज रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। तो ओनली 3 पेयर इज रॉन्ग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइज द इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लोजर, रिट्रेचमेंट, ले ऑफ्स इन द फैक्ट्री ऑफ एम्प्लॉइंग वर्कर, ठीक है। तो देखिए लेबर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा आंसर है ये है, देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लोजर, ले ऑफ, फैक्ट्री एंड वर्कर्स की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये तो हमारा डेटा कलेक्ट करता है, तो इसको यहाँ से क्या ही लेन देन होगा। DPIIT लग सकता है कि ये हो सकता है आंसर। फिर देखिए नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तो इन्फॉर्मेशन ही है ना, ये इन सारे डिस्प्यूट को थोड़ी देखेगा। फिर बचा देखिए C&B, इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है हमारा आंसर यहाँ पे C। अब देखिए जो लेबर ब्यूरो है, ये एक बार हमारे PYQs में रिपीट हुआ है, ठीक है, 2016 या 17 के पेपर में, जहाँ पे CPI ऑल इंडिया वर्कर कौन निकालता है ऐसा पूछा था। तो यहाँ पे लेबर ब्यूरो इज़ योर आंसर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए लेबर ब्यूरो के बारे में ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे सफिशिएंट है, इसमें ज़्यादा हमें जो है देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये MOSPI के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। DPIIT देखिए यहाँ पे दोस्तों इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री निकालता है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ये निकालता है, ठीक है। नेशनल टेक्निकल मैन फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम देखिए दोस्तों, ये कहाँ आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करता है। और इसको फंड कौन देता है? AICTE। AICTE क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वाला, ठीक है, AICTE, ठीक है। तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे, ठीक है। और लेबर ब्यूरो के बारे में हमने देखा था कि जो CPI है इंडस्ट्रियल वर्कर का कौन निकालता है? लेबर ब्यूरो। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इन ऑप्शन से हमारे काम की थी, बस ज़्यादा इसमें हमें जो है डिटेल में नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 72 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 72 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जिसमें बहुत से जो डाउट्स थे, ठीक है, कोचिंग की कीज़ में। बट यहाँ पे देखिए जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया था मैं आपको बताता हूँ। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट है। ऑप्शन देखते हैं 1 2 3, ठीक है, 3 4, 1 2 एंड 1 2 का 4, मतलब चारों में से एक तो गलत है हमारा। चलिए फोर्थ से पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है फोर्थ में ही मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है ट्रैप होता है। क्या कह रहा है? जो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है ये इंश्योर करता है कि कोल माइनिंग कंपनी जो है डिलीवर करे कोल को टू द एंड यूज़र इन द प्रिस्क्राइब टाइम। देखिए इंश्योर करा रहा है कि प्रिस्क्राइब टाइम में ही यहाँ पे डिलीवरी होनी चाहिए। चलो ठीक है। थर्ड देखते हैं, इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ कोल बियरिंग एरियाज। देखिए कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ये ऑब्जेक्शन को हियर करेगा बोल रहा है। सेकंड देखिए, इट मॉनिटर द प्रोग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल एंड लिग्नाइट ब्लॉक्स। एंड फर्स्ट देखिए, CCO इज अ मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम देखेंगे इन चारों में से, ठीक है, इन चारों में से कौन सा आपको बहुत ज़्यादा जो है फिजिबल नहीं लग रहा है, ठीक है, जो फिजिबल नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इंश्योर करता है, मतलब 100% की बात कर रहा है कि एंड यूज़र को यहाँ पे टाइमली ही यहाँ पे कॉल पहुँच जाए। और हमें भी पता है हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर कितना ज़्यादा जो है स्लो काम करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो इसे हम एज अ डाउटफुल कैटेगरी में अगर रखते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर हम 4 हटाते हैं, चलो 4 हटाते हैं, बचा क्या 1 2 एंड 1 2 3, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे दोनों अपने आप सही हो गए। थर्ड देखिए क्या कह रहा है, इट हेयर्स एनी ऑब्जेक्शन। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्शन को हियर करता है, ये बात कह रहा है, तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। बट अगर आप इस तरीके से सोचते कि इंश्योर करता है, ये बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट बात कर रहा है। और ये देखिए जो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है 1916 में बना था, ठीक है। और ये 3 जो है इसके जो फंक्शन है यहाँ पे करेक्ट है, बाकी फोर्थ यहाँ पे गलत है। जब रियल एग्जाम में मैंने कहा था, मैंने इसी तरीके से सॉल्व किया था कि ये इंश्योर करता है एंड यूज़र तक टाइम में पहुँच जाए। अभी आप देखें अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन प्राइम अगर हम लेके रखते हैं, फिर भी ये गारंटीड डिलीवरी नहीं है कि भाई एक ही दिन में डिलीवरी हो जाएगी, कभी कभी लेट हो जाता है लॉजिस्टिक्स की वजह से। तो ये कोल इतना ज़्यादा इंडिया में अगर कहीं से कहीं कोल पहुँचाना है तो कैसे इंश्योर कर सकता है?
इसलिए मैंने इसको गलत माना। फिर हम 50-50 तक पहुंच गए, 1 2 3 एंड 1 2 ए एंड सी के बीच में। और थर्ड यहाँ पे देखिए, आपको इस तरीके से सोचना था कि हाँ, अगर एक कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, मॉनिटर कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्शन भी हियर कर सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि इनका जो वर्डिक्ट होगा फाइनल होगा, बट एक बॉडी है जो ऑब्जेक्शन हियर कर सकती है। तो इस हिसाब से अगर हम सोचते तो 1 2 3 यहाँ पे आंसर आ जाता हमारा ए। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कोई नहीं पढ़ता है, कहीं पढ़ाया भी नहीं जाता है, तो इसको रियल एग्जाम में कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप 50-50 तक तो यहाँ पे पहुँच सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73, बहुत ईजी है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत। 5th शेड्यूल हम सबको बताएं ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। अब यहाँ पे ऑप्शन में ट्राइबल वर्ड ढूंढिए, आंसर आ गया। लोकल सेल गवर्निंग बॉडी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ना, कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सीधा 5th शेड्यूल ट्राइबल, आंसर आ गया। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट बनाया ना पर्टिकुलरली, ये देखिए दोस्तों, CSE 2019 का एक क्वेश्चन है, वहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रखा था और नीचे 1st शेड्यूल, 3rd शेड्यूल, 5th शेड्यूल ऐसे ऑप्शन थे, तो आंसर था 5th शेड्यूल। अब यहाँ पे देखिए 5th शेड्यूल ऊपर दिया है और जो क्वेश्चन स्टेटमेंट था वो यहाँ पे इस तरीके से दे दिया कि इट प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द नॉन ट्राइबल पीपल। तो इस तरीके से देखिए हमने आंसर तक पहुँच गए, ए इज़ योर आंसर हियर। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी यूपीएससी ने अपना अलग ही मायाजाल खेला है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 74 अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इंडियन सैनिटेशन कोएलिशन इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड WHO। ये गलत है दोस्तों, यहाँ पे WHO नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन गलत ही दिया है, ये क्या है, यूनिसेफ यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यूनिसेफ यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये जो इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन है कब बना था, तो ये 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मीडिया, सिविल सोसाइटीज़, ये सब साथ में थे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ये सब साथ में थे, 2015 में इस्टेब्लिश होता। और फिक्की भी देखिए इनका एक पार्टनर था, फिक्की। ठीक है, और ये यूनिसेफ है, ना कि WHO। तो ये तो हमने देख लिया कि ये गलत है, बट यहाँ पे जब हम ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर की साइट पे जाते हैं ना, तो ये लाइन एज इट इज़ वहाँ पे लिखी हुई है कि इसका जो फंक्शन है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में आता है और ये इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये सही है एज़ पर ऑफिशियल वेबसाइट, बट यूपीएससी ने अपने जो ऑफिशियल की में इसे गलत बताया है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो है वो डी बनता है। बट बाकी ये स्टेटमेंट ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस हिसाब से सही है। बाकी जिन्होंने आंसर्स यहाँ पे इलाबोरेट करे थे उन्होंने भी सही बोला था, मैंने भी देखा है, बट यूपीएससी ने यहाँ पे डी आंसर दिया है, तो यूपीएससी का वर्डिक्ट है, तो मानना पड़ेगा यहाँ पे दोनों गलत है एज़ पर ऑफिशियल की। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन सा आता है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्टली CSE 2020 से रिपीटेड है। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, मैं 2020 का जब कराऊंगा आपको तब बताऊंगा। ये देखिए CGWA यहाँ पे आंसर है। ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये जो है हमारी बनी है किसके अंदर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों CGWA, ठीक है, CGWA ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बना है। फिर देखिए एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, याद रखिए ये नाम। ठीक है, और नेशनल गंगा काउंसिल, ये सारी जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं ये EPA के अंदर बना है। ठीक है, ये EPA के अंदर बना है। उसके बाद देखिए ये भी और एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, वो कौन सी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या क्या बना है। ठीक है, ये तो EPA हमने देख लिया, आप WPA के बारे में लिख लीजिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बना है देखिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसे प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, याद रखिएगा, चेयरमैन। फिर सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर आता है। फिर देखिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको एनवायरमेंट मिनिस्टर यहाँ पे चेयर करता है। ठीक है, और 4 देखिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये सारे जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू अथॉरिटी, NTCA जिसको एनवायरमेंट मिनिस्टर चेयर करता है, NBW जिसे PM चेयर करते हैं, और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बना है। और इसके अंदर के हमने 3 देख लिए, CGWA और क्या था यहाँ पे GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी और नेशनल गंगा काउंसिल। याद रखिए इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है और आ भी सकता है। अगला देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा, यूनाइटेड नेशन क्रीडेंशियल कमेटी से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन क्रीडेंशियल कमेटी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3rd स्टेटमेंट, इट असेस द क्रीडेंशियल ऑफ ऑल UN मेंबर बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। देखिए कमेटी है क्रीडेंशियल कमेटी, और यहाँ पे देखिए क्रीडेंशियल वर्ड है,
और सारे मेंबर्स का ये देखता है बिफोर असेंबली। तो ये कमिटी है, इसका काम बोल रहा है, यहाँ पे ऑल वर्ड है इसलिए इसे गलत मत मानिए, ठीक है। ये डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे देखता होगा, ठीक है। इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून एंड सितंबर एवरी ईयर एंड अ कमिटी सेटअप बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट सुपरविजन। देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल और यहाँ पे क्या कह रहा है, जनरल असेंबली। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों स्वैप है, ये सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, यहाँ पे यूएन जनरल असेंबली के अंदर ही काम करता है, तो ये गलत हो गया, ये हमारा सही है। और ये देखिए ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च जून, ऐसा नहीं है, ये सितंबर टू दिसंबर में मिलता है ईच ईयर। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि ना तो हमें क्रेडेंशियल कमेटी के बारे में पता है, ना वो ट्रेडिशनली मीट करता है ये पता है, ना सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये पता है। बस अभी इस क्वेश्चन से हमें करेक्शन जो है इसका देख लेना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आंसर है हमारा 3 ओनली। बाकी देखिए हमने देख लिया सितंबर टू दिसंबर ईच ईयर होता है और ये यूएनजीए के अंदर है, ना कि सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पोलार कोड के बारे में है, देखिए पोलार कोड के बारे में क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों सिंगल लाइनर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड यहाँ पे मेंशन होगा ना उसे ही हमें ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, कोड, यहाँ पे क्या है, कोड। यहाँ पे कहीं पे भी कोड मेंशन नहीं है, यहाँ पे भी कहीं पे कोड मेंशन नहीं है। चलो डी ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे भी कहीं पे कोड मेंशन नहीं है, सिंपल। तो ये है हमारा, देखिए जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी, टफ क्वेश्चन है बट ये वर्ड्स यहाँ ढूंढिए, यहाँ पे आंसर सीधा हमारा ए है। तो कहीं कहीं पे ये लॉजिक लगता है। तो पोलार कोड क्या है दोस्तों, ये इंटरनेशनल कोड है फॉर सेफ्टी ऑफ शिप ऑपरेटिंग इन पोलार वाटर। अब ये किसका है दोस्तों, ये देखिए आईएमओ का है, ठीक है। इट इज़ बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, ठीक है। और इनका देखिए खुद का कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, देयर इज़ नो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म खुद का, ठीक है। और देखिए ये जो आईएमओ है ये न्यूज़ में होती है मारपोल से रिलेटेड। मारपोल क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल कन्वेंशन है टू प्रिवेंट पोल्यूशन फ्रॉम शिप। तो शिप से जो पोल्यूशन हो रहा है उसे प्रिवेंट करने के लिए मारपोल है, ठीक है। और यहाँ पे और एक कन्वेंशन है दोस्तों, याद रख लीजिए, हांगकांग कन्वेंशन करके, हांगकांग कन्वेंशन। ये क्या है दोस्तों, ये जो शिप रिसाइकलिंग से जो पोल्यूशन होता है इससे रिलेटेड है, शिप रिसाइकलिंग से रिलेटेड है ये हांगकांग कन्वेंशन, ठीक है। और इंडिया ने देखिए ये जो आईएमओ है कब ज्वाइन किया था, 1959 में ज्वाइन किया था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काम की है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया, इसका यूटिलाइजेशन और कहाँ हो सकता है। देखिए 2023 के GS 3 के पेपर में, GS 3 या 2 के पेपर में डायरेक्टली इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। वहाँ पे अगर हम ये पोलार कोड याद करके लिख देते ना तो 1 मार्क एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाता, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा जो है चीज़ों को मेंस में भी यूज़ करने के हिसाब से अगर देखेंगे ना तो पढ़ना है ना और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने वो किडनीज वेटलैंड वाला देखा था, ठीक है, वैसे ही पोलार कोड वाला आईएमओ वाले क्वेश्चन में हम लिख सकते थे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ऑप्शन डी, ठीक है। बाकी देखिए बी और सी में इतना कोई काम करनी है, बट यहाँ पे देखिए आर्टिक काउंसिल, ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि पीवाईक्यू में ये 1 से 2 बार आ चुका है। अब आर्टिक काउंसिल देखिए दोस्तों बना था कैसे, तो ये ओट्टावा डिक्लेरेशन से बना था, याद रखेंगे, ओट्टावा डिक्लेरेशन से बना था कब, 1996 में। अब इसके मेंबर याद रख लेंगे हम लोग, USA, कनाडा, ठीक है, पेयर में याद रखेंगे। फिर देखिए डेनमार्क, उसके बाद क्या है फिनलैंड, उसके बाद क्या है यहाँ पे नॉर्वे, ठीक है, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे। उसके बाद क्या है यहाँ पे आइसलैंड, स्वीडन, और फिर है हमारा यहाँ पे रशिया, ठीक है। तो देखिए USA, कनाडा, रशिया, ये बड़े बड़े कंट्री, और ये 4-5 जो हमारे छोटे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है। तो ये 5 छोटे छोटे हो गए और 3 बड़े बड़े, तो कितने हो गए 8। और ओट्टावा डिक्लेरेशन, इतना याद रखिए, ठीक है। बस यही हमारे काम का है, यहाँ पे इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में क्वेश्चन है। देखिए पहले हमने यूएन क्रेडेंशियल कमेटी वाला क्वेश्चन देखा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया यूएन जनरल असेंबली वाला। अब तीनों स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है। अब देखिए यूनाइटेड नेशन पूरे वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है, तो इसको बहुत वाइडर लेवल पे हमें सोचना है। क्या कह रहा है, परमानेंट ऑब्जर्वर इन द यूएन कैन मेंटेन मिशन एट यूएन हेडक्वार्टर, कैन मेंटेन। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएन जनरल असेंबली। यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात नहीं हो रही है, जहाँ पे बस 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, ये इसकी बात नहीं हो रही है, यूएन जनरल असेंबली की बात हो रही है। यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट।
तो देखिए कैन 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 कुछ दिख रहा है आपको सिमिलैरिटी यहाँ पे कि किस तरीके से कैन वर्ड से हमें हिंट दे रहा है एग्जामिनर। अब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ISA इसका पार्ट है, ठीक है। नॉन मेंबर कंट्री भी इसका पार्ट हो सकता है, ऑब्जर्वर स्टेटस दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए UN हेडक्वार्टर में अपना मिशन भी मेंटेन कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 1 2 3 तीनों यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। वाइडर लेवल पे हमें सोचना था, मैंने आपको बताया भी था, कोई यहाँ पे फैक्ट नहीं है जो कि हम यहाँ पे गलत साबित कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या आ गया हमारा 78 का D, ठीक है। अगला देखिए टी बोर्ड, ठीक है। टी बोर्ड, अब इसे कैसे सॉल्व करना है, देखिए टी बोर्ड PYQ उससे रिपीटेड है क्वेश्चन, कह रहा है टी बोर्ड इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। टी बोर्ड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन बेंगलुरु एंड बोर्ड हैज़ ओवरसीज ऑफिस एट दुबई एंड मॉस्को, ठीक है। ऑप्शन देखिए सबसे पहले अगर ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पे तो 2 की पेयर में ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, और यहाँ पे देखिए हेड ऑफिस कहाँ पे, बेंगलुरु में। अब देखिए हमें पता है कर्नाटक जो है लीडिंग प्रोड्यूसर किसका है, कॉफ़ी का, और टी का हमारा लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, जो हमारा आसाम, वेस्ट बंगाल, ये वाले रीजन है। देखिए अब जिसका हेडक्वार्टर, अब देखिए जिस चीज़ का प्रोडक्शन जहाँ ज़्यादा होता है उसका हेडक्वार्टर वहीं बनता है, ये सिंपल सी चीज़ है। अगर ऐसा है कि टोबैको अगर लेट्स से आंध्र प्रदेश में ज़्यादा हो रहा है तो उसका हेडक्वार्टर आसाम में नहीं होगा, वो आंध्रा में ही होगा। इस लॉजिक से अगर हम जाते हैं यहाँ पे तो हेडक्वार्टर बैंगलोर में नहीं है दोस्तों, ये कॉफ़ी वाला हेडक्वार्टर यहाँ पे है, बट जो टी बोर्ड वाला हेडक्वार्टर है ये कोलकाता में, हमारे वेस्ट बंगाल में। तो थर्ड गलत हो गया, जैसे थर्ड गलत होगा 2 ऑप्शन हमारे ऐसे हट गए, बचा गया 2 4 एंड 1 4। अब देखिए 2 एंड 1 में हमें देखना, मतलब 4 तो हमारा हर हालत में सही है। अब 2 एंड 1 में देखिए टी बोर्ड इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी और ये मिनिस्ट्री दे रखा है, और मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि मिनिस्ट्री गलत होने के चांसेस ज़्यादा है, और यहाँ पे यही चीज़ है, ये जो टी बोर्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में है दोस्तों, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। देखिए कितना आसानी से यहाँ पे फंसाया है हमें कि टी बोर्ड है, बच्चे सोचेंगे यार टी कॉटन जो एग्रीकल्चर क्रॉप है, चलो तो ये जो है एग्रीकल्चर में, नहीं, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री में, ठीक है। एंड टी बोर्ड इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यहाँ पे सही है। यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर क्या आ गया 1 एंड 4 इज़ करेक्ट, ठीक है। 1 एंड 4 इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से देखिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट देखिए ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे हम यहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते हैं वो चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए डी ऑप्शन क्या कह रहा है, मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजन फॉर द एनवायरमेंट कॉस्ट इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर इग्नोरिंग, देखिए निगेटिव वर्ड है, इग्नोरिंग द डिजास्टर्स इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस वाइल अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए इंफ्रा, नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंट कॉस्ट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी बजट की बात कर रहा है ये। और ए क्या कह रहा है, कन्वेइंग द फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनी प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। देखिए ग्रीन वॉशिंग, देखिए ग्रीन यानी कि हमें पता है ग्रीन यानी इको सिस्टम के फेवरेबल चीज़ें होती है, देखिए इको फ्रेंडली वर्ड, ठीक है। फिर देखिए ग्रीन वॉशिंग, जब मैंने एग्जाम टाइम में किया था तो मैंने याद किया था यहाँ पे ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग में क्या किया जाता है, यहाँ पे फॉल्स प्रोपागेंडा हमें सिखाया जाता है, तो इस हिसाब से मैंने देखा फॉल्स इंप्रेशन, आंसर ए मार्क किया था। बट फिर भी अगर हम बाकी ऑप्शन अगर देखेंगे ना, तो सबसे पहले तो डी हटाना है कि मैंडेटरी प्रोविजन। अगर मैंडेटरी प्रोविजन होते तो हमने देखा था कि मैंडेटरी मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है, और अगर मैंडेटरी प्रोविजन होता गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में, ये कहीं ना कहीं तो हमने पढ़ ही लिया होता। अब देखिए इग्नोरिंग द डिजास्टर्स इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और यहाँ पे देखिए इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट के साथ लिंक कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा एब्सर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट बना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन टफ, बट यहाँ पे अगर इस तरीके से हमें सोचना था कि ये जो एक्सट्रीम वर्ड है नॉन इंक्लूजन, ठीक है, फिर इग्नोरिंग मैंडेटरी प्रोविजन, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, कन्वेइंग फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। तो इस तरीके से हम आंसर तक पहुँच सकते थे। अभी बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।